लेट वी स्टार्ट विद द सेशन। क्या ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट फ्लक्स मशीन होती है, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मर का कोर अवेलेबल है, जो कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर का डिस्कशन ही कर रहे हैं हम लोग फॉर द टाइम बीइंग। जो ट्रांसफॉर्मर का डिस्कशन हो रहा है आइडियल ट्रांसफॉर्मर हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। इस आइडियल ट्रांसफॉर्मर में अल्टरनेटिंग टाइम वेरिंग नेचर का, और ये जो जितना भी आपके डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रिकल मशीन के एनालिसिस में हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो एजम्पशन रहता है, ये जो सोर्स है वो इनफाइनाइट सोर्स होना चाहिए। चाहे आपका जनरेटर का केस हो या फिर मोटर का केस हो, जो सोर्स है इनफाइनाइट सोर्स होना चाहिए। इन द सेंस इनफाइनाइट सोर्स इन द सेंस कि उसका मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कभी भी वेरी नहीं करना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मैं बोल रहा हूँ वोल्टेज सोर्स को, इसका मतलब ये नहीं है कि डीसी कांस्टेंट, एसी कांस्टेंट इन द सेंस आरएमएस कांस्टेंट होना चाहिए इसका। चाहे आप ये सोर्स अगर वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किए हुए हैं तो ट्रांसफार्मर कितना भी अमाउंट ऑफ करंट इससे ड्रॉ करा सकता है। वोल्टेज सोर्स के केस में इसका वोल्टेज मैग्नीट्यूड फिक्स है, लेकिन जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो कनेक्टेड सर्क्यूटरी पे डिपेंड करेगा। तो ये वोल्टेज सोर्स टाइम वेरिंग नेचर का हम लोगों ने इंजेक्शन किया, यहाँ पे टाइम वेरिंग नेचर का वोल्टेज सोर्स इंजेक्शन किया, जिससे आई नॉट नो लोड का करंट पिक्चर में आया। क्योंकि हम लोगों ने फॉर द टाइम बीइंग रेड पेन से जितना भी रिप्रेजेंटेशन मैंने किया हुआ है, आप लोग इसको फॉर द टाइम बीइंग कंसिडर नहीं करिए, क्योंकि हम लोग ट्रांसफार्मर को नो लोड के केस में एनालाइज कर रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम लोगों ने किसी भी तरीके का लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ है। टाइम वेरिंग नेचर का वोल्टेज आपने इंजेक्शन किया, जिसके कारण टाइम वेरिंग नेचर का फ्लक्स आई नॉट जो है पिक्चर में आया। आई नॉट इज द नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर। नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर का काम होता है कि ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स का डेवलपमेंट करना, एक्साइटिंग करंट होता है ये। तो ये आई नॉट करंट अगर नंबर ऑफ टर्न्स, स्टेशनरी नंबर ऑफ टर्न्स के साथ लिंक करता है, तो एज पर द फैराडेज लॉ अगर कोई भी स्टेशनरी कंडक्टर है, टाइम वेरिंग नेचर के करंट के साथ लिंक कर रहा है, टाइम वेरिंग नेचर के करंट के साथ लिंक कर रहा है, और वी से एज पर दी ओरिएस्टेड कोई भी कंडक्टर है, अगर उसमें टाइम वेरिंग नेचर का करंट का आप इंजेक्शन कर रहे हैं, तो वहां पे फ्लक्स डेवलप हो जाएगा एज पर दी ओरिएस्टेड, इजंट इट। तो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग फाई नॉट बोलेंगे। और आप कह सकते हैं सेकंड वे ऑफ कम्युनिकेशन आपका ये हो सकता है कि आई नॉट करंट N1 नंबर ऑफ टर्न्स के साथ लिंक कर रहा है, तो एक एमएमएफ क्रिएट करेगा, प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, एमएमएफ। ईएमएफ का क्या काम रहता है? ईएमएफ का काम रहता है कि सर्क्यूटरी में, इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में करंट का व्हाट से इंड्यूस करना, करंट को प्रोड्यूस करना। और एमएमएफ का काम रहता है कि मैग्नेटिक सर्क्यूट में एमएमएफ के कारण फ्लक्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये प्राइमरी एमएमएफ के कारण आई नॉट और N1 के कारण फ्लक्स पिक्चर में आएगी, जिसको हम लोग फाई नॉट बोल रहे हैं, नो लोड फ्लक्स बोल रहे हैं, इजंट इट। अब ये नो लोड जो फ्लक्स है वो पूरे ट्रांसफार्मर में इस तरीके से सर्कुलेट कर रही है, क्योंकि जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया है ये आइडियल ट्रांसफार्मर का एग्जांपल लिया हुआ है। मतलब किसी भी तरीके का कोई लीकेज फ्लक्स हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जितने के जितने फ्लक्स होंगे वो कन्फाइंड टू द कोर होंगे, क्योंकि जो कोर मटेरियल है उसकी परमिएबिलिटी बहुत हाई है, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इसकी परमिएबिलिटी बहुत हाई है, इजंट इट, टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो ये फ्लक्स जितने के जितने फ्लक्स होंगे कन्फाइंड टू द कोर होंगे। अब ये प्राइमरी का इंड्यूस्ड फ्लक्स टाइम वेरिंग नेचर का वोल्टेज इंजेक्शन किया, टाइम वेरिंग नेचर का करंट पिक्चर में आया, और जिसके कारण जो फ्लक्स का डेवलपमेंट होगा वो भी टाइम वेरिंग नेचर का होगा, इन द सेंस जीरो पॉजिटिव मैक्सिमम, जीरो नेगेटिव मैक्सिमम, जीरो, इस तरीके से फ्लक्स वेरी करेगी ट्रांसफार्मर के कोर में। अब ये टाइम वेरिंग नेचर का जो फ्लक्स है स्टेशनरी नंबर ऑफ कंडक्टर के साथ लिंक करेगा। तो एज पर द फैराडेज लॉ कोई भी स्टेशनरी कंडक्टर अगर टाइम वेरिंग नेचर के फ्लक्स के साथ इंड्यूस्ड हो रहा है, इंटरेक्ट किया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये टाइम वेरिंग नेचर का फ्लक्स स्टेशनरी कंडक्टर से लिंक कर रहा है, N2 नंबर ऑफ टर्न से लिंक कर रहा है। तो इस N2 नंबर ऑफ टर्न्स में एक ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम लोग सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 बोल रहे हैं। E2 का इंडक्शन हो जाएगा। अब ये जितने के जितने फ्लक्स हैं, सारे के सारे फ्लक्स प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स के साथ भी लिंक करेंगे, तो सेम प्रिंसिपल के हिसाब से अगर कोई स्टेशनरी कंडक्टर है, टाइम वेरिंग नेचर के फील्ड से इंटरेक्ट कर रहा है, लिंकअप हो रहा है, तो प्राइमरी साइड में भी इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ, जिसको हम लोग प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, बैक ईएमएफ E1 बोलेंगे, इजंट इट। और E1 का जो मैग्नीट्यूड है, लेट्स से हम लोग लिखते हैं एज पर द फैराडेज लॉ एन डी फाई बाई डी टी। तो E1 या फिर E2 का जो मैग्नीट्यूड है, इट इज नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उस पर तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स के साथ साथ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर
फ्लक्स वेरी करेगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी वेरी करेगा, इजंट इट? तो ये जो फ्लक्स है अपना पाथ कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर रहा है। सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। अब जब सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी साइड में आ गया, अब फॉर द टाइम बिंग हम लोग कंसीडर करते हैं कि हम लोगों ने लोड जो स्विचिंग ओपन की हुई थी t इज इक्वल टू 0 पे हम लोगों ने स्विच को क्लोज कर दिया। अब क्या है, सेकेंडरी साइड में ऑलरेडी अवेलेबल इंड्यूस्ड ईएमएफ है। सर्क्यूटरी जैसे ही आपने क्लोज किया है करंट पिक्चर में आएगी, क्योंकि करंट के फ्लो होने को पाथ मिल जाएगा, क्लोज कंप्लीटली सर्किट मिल जाएगी, तो अपना पाथ जो है करंट कुछ इस तरीके से कंप्लीट करेगी इन नंबर ऑफ टर्न से होता हुआ, इजंट इट? इन नंबर ऑफ टर्न से होती हुई अपना पाथ कंप्लीट करेगी। अब सेम एज पर द ओरिएंटेड या फिर एज पर द एमएमएफ क्रिएशन, I2 करंट N2 नंबर ऑफ टर्न्स के साथ मिलके एक एमएमएफ क्रिएट करेगी और ये एमएमएफ इस फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे phi2। रेड पेन से मैंने इसलिए रिप्रेजेंटेशन किया है कि क्योंकि ये लोड कंपोनेंट ऑफ करंट के कारण जो है ये फ्लक्स पिक्चर में आ रहा है। लोड जब नहीं कनेक्ट किया हुआ था तो फाई नॉट था, जब लोड कनेक्ट कर दिया तो phi2 पिक्चर में आ गया। अब ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे को कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, कंप्लीटली व्हाट डू से नेग्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे को अपोज करेंगे। और ये अपोजिशन कैसा हो रहा है, डायरेक्ट अपोजिशन नहीं हो रहा है, फेजर अपोजिशन हो रहा है। अब इस फेजर अपोजिशन होने के कारण, इन दोनों में फेजर अपोजिशन होने के कारण नेट अवेलेबल फ्लक्स जो है आपके ट्रांसफार्मर के कोर में वो रेड्यूस हो जाएगा। जितना भी फ्लक्स नो लोड के केस में फ्लक्स आपके ट्रांसफार्मर में था वो रेड्यूस हो जाएगा जब आपने लोडिंग कनेक्ट किया। ये ट्रांजिएंट एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। नेट फ्लक्स रेड्यूस हो जाएगा। अब इस नेट फ्लक्स के रेड्यूस हो जाने के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N d phi by dt. It is not only depends upon the magnitude of number of turns but also the magnitude of flux पे भी डिपेंड करेगा ये। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है, लेकिन नेट अवेलेबल फ्लक्स आपके ट्रांसफार्मर के कोर में रेड्यूस हो जा रहा है। और नेट अवेलेबल फ्लक्स अगर आपके ट्रांसफार्मर के कोर में रेड्यूस हो जा रहा है तो जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण लोड कनेक्ट किया तो एक फ्लक्स पिक्चर में आया जो कि अपोज करेगा। इन दोनों के अपोजिशन के कारण नेट फ्लक्स रेड्यूस हो गया, तो ये E1 का मैग्नीट्यूड भी रेड्यूस हो जाएगा क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। E1 रेड्यूस हो गया। अब प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है और फ्रीक्वेंसी है कभी भी वेरी नहीं करेगी, क्योंकि ये एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का एजम्पशन है। आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ आपने ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया हुआ है। अब बैक ईएमएफ रेड्यूस हो गया। अब सपोज करिए एक तरफ आपका 10 वोल्ट का सोर्स है, एक तरफ ये रेड्यूस होके 10 वोल्ट से 8 वोल्ट बन गया, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा करंट पिक्चर में आएगा। तो ये एक्स्ट्रा करंट जिसको हम लोग I2 डैश बोल रहे हैं, I2 डैश बोल रहे हैं। अब ये कौन सा करंट है, बिकॉज ऑफ द लोड करंट I2 के कारण ये करंट पिक्चर में आ रहा है, जिसको हम लोग I2 डैश बोल रहे हैं। अब ये I2 डैश अपना पाथ कुछ इन्हीं नंबर ऑफ टर्न्स के साथ कंप्लीट करेगा, फिर से एक एमएमएफ क्रिएट करेगा और उस एमएमएफ के कारण जो फ्लक्स पिक्चर में आएगी उसको हम लोग बोलेंगे phi2 डैश बोलेंगे। अब ये phi2 डैश क्या करेगी, जो नेट फ्लक्स का रिडक्शन हो रहा था इस रिडक्शन को रोकने की कोशिश करेगी और इन दोनों का कंप्लीटली एक दूसरे को नलिफाई करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, डाई आउट करेंगे। ये जो अपोजिशन क्रिएट कर रहा था ये वाला फ्लक्स फाई नॉट को, जिससे नेट अवेलेबल फ्लक्स वेरी कर जा रहा था, रेड्यूस हो जा रहा था। अब एक ऐसा करंट फ्लो किया, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट ट्रांसफार्मर आपका ड्रॉ किया, जिसके कारण एक और फ्लक्स पिक्चर में आई phi2 डैश। अब ये phi2 और ये phi2 डैश एक दूसरे को कंप्लीटली नलिफाई करेंगे, डाई आउट कर देंगे। तो नेट अवेलेबल फ्लक्स जो होगा, जो रेड्यूस हो जा रहा था, वो फिर से मेंटेन्ड हो जाएगा। तो नेट अवेलेबल फ्लक्स जब मेंटेन हो गया तो फ्लक्स का जो रिडक्शन हो जा रहा था प्रीवियस केस में, अब एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करने के कारण फिर से फ्लक्स इंक्रीमेंट कर जाएगा, जिसके कारण ये जो ईएमएफ रेड्यूस हो जा रहा था वो फिर से मेंटेन्ड हो जाएगा। तो ये नेट अवेलेबल फ्लक्स का मेंटेन्ड हो गया, जिसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस रिडक्शन हो रहा था वो फिर से दोनों साइड में मेंटेन्ड हो जाएगा। व्हाइट पेन से देखने की कोशिश करिएगा, तो फिर से मेंटेन हो गया आपका ईएमएफ इंड्यूस। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इफ योर ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड विद आइडियल वोल्टेज सोर्स, सो इट इज अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। एट एनी केस इट इज नॉट एट ऑल गोइंग टू चेंज। अगर आपने ट्रांसफार्मर में एक वोल्टेज सोर्स से इंजेक्शन किया, आइडियल वोल्टेज सोर्स से, और फ्रीक्वेंसी उसकी फिक्स्ड है, कभी भी वेरी नहीं कर रही है, तो आपके ट्रांसफार्मर के कोर में जो फ्लक्स का डेवलपमेंट होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट द टुडे सेशन। आज के इस सेशन में हम लोगों को ये समझ में आया कि ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन, बट द कंडीशन इज इफ इट इज कनेक्टेड विद आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स इज अ इंपॉर्टेंट कीवर्ड हियर।
तो एग्जामिनेशंस में भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स का प्ले कर सकता है वो इस आइडियल वोल्टेज सोर्स से। अगर आपका ट्रांसफार्मर वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है तभी वो कांस्टेंट फ्लक्स मशीन होगी। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो स्विचिंग के पहले जो फ्लक्स था वो फाई नॉट ही था, और स्विचिंग के बाद जो फ्लक्स आया वो फाई नॉट और फाई टू डैश, और ये फाई टू आए। तो इन दोनों एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में है, कंप्लीटली नलिफाई कर देंगे। तो जो स्विचिंग के बाद भी जो फ्लक्स बच जाएगा आपके ट्रांसफार्मर के कोर में, वो सेम फ्लक्स बच जाएगा आफ्टर द स्विचिंग। प्रीवियस केस में जब स्विचिंग नहीं किए हुए थे, लोड कनेक्ट नहीं किए हुए थे, तब भी फाई नॉट था, और जब आपने स्विचिंग कर दिया तो इन दोनों का कैंसिल आउट कर देंगे, डाई आउट कर देंगे, तो जो नेट अवेलेबल फ्लक्स बच जाएगा वो फाई नॉट ही बच जाएगा। मतलब स्विचिंग से पहले और स्विचिंग के बाद ट्रांसफार्मर में सेम फ्लक्स रहेगा। अब अगर हम लोग बात करें व्हेन योर ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड विद आइडियल वोल्टेज सोर्स, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोडिंग कंडीशन, ऑपरेटिंग फ्लक्स ऑफ द ट्रांसफार्मर इज नॉट एट ऑल गोइंग टू चेंज। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और या फिर कोई अदर डाउट्स होंगे अदर टॉपिक्स में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं कमेंट बॉक्स में करिए, हम लोग वीडियो उस पर लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।